संज्ञा प्रकरण के प्रसंग में व्याकरण के इतिहास और माहेश्वर सूत्र इत्यादि की चर्चा करने के उपरांत तीसरा शीर्षक हमारे पास आता है संस्कृत की वर्णमाला। वर्णमाला में भी दो प्रकार की वर्णमालाएं, एक माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला और एक पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला। दो प्रकार की जो वर्णमालाएं हैं उनको हमने देखा, उनके आधार पर जो ये टेस्ट है उसको हम यहां पर समाधान कर रहे हैं। स्वयं राजन्ते इति, जो स्वयं सुशोभित होते हैं या जिनको हम स्वतंत्र वर्ण कहते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, स्वर की परिभाषा में यह परिभाषा दी जाती है जिनके उच्चारण में और किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर वर्ण स्वतंत्र वर्ण होते हैं जबकि व्यंजन वर्ण परतंत्र होते हैं। एक तरह से वहां पर विपरीत परिभाषा हमारे सामने आ जाएगी। संयुक्ताः स्वराः सन्ति, हमारे स्वर कुल मिलाकर के जो 9 है उनमें से कितने स्वर संयुक्त स्वर हैं? संयुक्त स्वर का मतलब हो गया जिसमें कोई ना कोई स्वर और जुड़े हुए हों। तो ए ई उ रिल री ये 5 तो मौलिक स्वर हैं और ए ओ आई औ क्रम भी यही है। ये जो 4 स्वर हैं ये संयुक्त स्वर हैं। लेकिन प्रश्न क्या पूछा? संयुक्त स्वर को लेकर संख्या पूछ रहे हैं तो 4 ही आपको जवाब के रूप में रखना है। तीसरा प्रश्न है मौलिकाः अयौगिकाः स्वराः सन्ति। मौलिक और अयौगिक, अयौगिक का मतलब हुआ जिसमें कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं हो। वो स्वर कितने हैं? अभी मैंने बताया कितने टोटल, वो 5। कौन कौन से? ए ई उ री री। जबकि अभी जो हमारे पास योग संयुक्त स्वर आए थे, संयुक्त स्वर 4 थे। कौन कौन से? ए ओ आई औ, क्रम भी यही ध्यान रखें। इस प्रकार से 4 संयुक्त स्वर और 5 मौलिक अयौगिक जिसमें कोई भी जुड़ा हुआ नहीं हो। चलो चौथा, एक मात्रिक है स्वर वर्तते। इनमें से एक मात्रिक स्वर कौन सा है? ह्रस्व को एक मात्रिक माना जाता है, मतलब एक मात्रा के बराबर जिसको बोलने में समय लगे। संस्कृत भाषा में स्वराः सन्ति, इनमें से कौन से वर्ण स्वर वर्ण है? सीधे से दिख रहे होंगे, ए ई उ री इत्यादि यहां पर स्वर हैं। बाकी सारे के सारे क्या हैं? व्यंजन हैं। द्विमात्रिक है स्वर, 2 मात्रा वाला जो स्वर है उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। एक मात्रिक को ह्रस्व कहा, 2 मात्रिक को हम क्या कहेंगे? दीर्घ कहेंगे। इसी प्रकार से त्रिमात्रिक स्वर वर्तते, जो त्रिमात्रिक स्वर है वो क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा जवाब के रूप में रहेगा। स्पर्श वर्णाः सन्ति, स्पर्श वर्ण कितने हैं? सॉरी, स्पर्श वर्णों के लिए क्या क्या नाम हो सकते हैं इसको लेकर के विकल्प दिए गए हैं। स्पर्श वर्णों को वर्गीय कह सकते हैं, 5 वर्ग के होने की वजह से। उदित भी कह सकते हैं। साथ में यय, यय का प्रयोग, यय प्रत्यार का प्रयोग इनके लिए किया जा सकता है। यम गणनम के य से लेकर के कपय के य तक। इसलिए ये सारे के सारे विकल्प ऑप्शन नंबर जो 4 है स्पर्श वर्ण के अंदर ये स्वीकार करना होगा। इसी प्रकार से कादयो मावसानाः, उनको क्या कहा जाता है? कादयो मावसानाः स्पर्शाः। कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण हैं उनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। इसलिए 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा। ऊष्माणः सन्ति, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे कि आपको पता होगा स श श को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जवाब के रूप में रहेगा। 11वां प्रश्न है यम वर्णाः सन्ति, यम वर्ण कुल मिलाकर के कितने हैं? वैसे तो सैकड़ों संभव थे, लेकिन यहां पर यम वर्णों की कुल संख्या केवल कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। ऑप्शन नंबर 2 जवाब के रूप में रहेगा। 12वां प्रश्न है कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग अस्ति। कै और ख से पहले वाला अर्ध विसर्ग कै और ख से पहले वाला है तो क्या हो जाएगा? जिह्वा मूलीय। और पै और फै से पहले वाला होता तो उपदमानीय। इसलिए दूसरा प्रश्न भी आ गया कि पपाभ्याम, पफाभ्याम का मतलब हो गया पै और फै से पहले वाला जो अर्ध विसर्ग है उसको हम क्या कह देंगे? उपदमानीय कह देंगे। 13वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन 2। इसी प्रकार से 14वां प्रश्न है चतुर्दश माहेश सूत्रेषु स्वर वर्णानाम संख्या अस्ति। बताइए 14 माहेश सूत्रों के अंदर स्वर वर्ण कितने माने गए हैं?
स्वर वर्ण ध्यान रखना 9 माने गए हैं। ए ई उ री री, ए ओ ऐ औ, कुल मिलाकर के 9 स्वर माने गए हैं। संस्कृत भाषायाम वर्णः सन्ति, वर्ण कुल कितने हैं? 9 स्वर 33 व्यंजन। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर जो 4 है इसको जवाब के रूप में आपको स्वीकार करना है। पाणिनीय शिक्षानुसारेण स्वराः स्वराः विंशतिरेकश्च, 21 या फिर 22। जैसे री को लेकर के जो कंफ्यूजन है, कुछ लोग प्लुत मानेंगे, कुछ लोग रस्व और प्लुत मानेंगे, तो 21 और 22 की जो संख्या है उसको लेकर के होती है स्वराः। यद्यपि उसने कहा तो 21 को लेकर की है, यदि यहां पर 21-22 में से एक ही 21 ही विकल्प होता, 22 नहीं होता तो 21 कर देते। जैसे कि आगे प्रश्न भी है, दीर्घ भेद है नास्ति, इनमें से किसका दीर्घ नहीं होता? ए, री, ए या ई। तो जैसे कि आपको सामान्य ज्ञान होगा, री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए 17वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सेकंड री या तो रस्व रहेगा या फिर प्लुत रहेगा। यहां पर दीर्घ रूप कभी भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से रस्व न भवति, इनमें से रस्व किसका नहीं होता? ए तो होता है, री भी होता है, री भी होता है। आपको ध्यान होगा ए, ओ, ऐ, औ, इन चारों के अंदर कोई भी रस्व नहीं होता, इसलिए यहां पर 18वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से 19वां प्रश्न, पाणिनीय शिक्षानुसारेण रस्वस्वराः सन्ति, रस्वस्वर कितने हैं? 21 में से ए, ई, उ, री, री, केवल 5 ही रस्वस्वर हैं। दीर्घ को मिलाकर के वहां 8 संभव हैं। ए, ई, उ, री, इसका री का नहीं होगा, और ए, ओ, ऐ, औ ओरिजिनली दीर्घ हैं, और प्लुत वहां पर 9 के 9 संभव हैं। इसीलिए तो 9 और 8 17 और 5 22, 21 या 22 की जो काउंटिंग होती है उस आधार पर संभव है। रस्व स्वर कितने माने गए हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, उ, री, री। इसी प्रकार से पाणिनीय शिक्षानुसारेण प्लुत स्वराः, देखो प्लुत स्वरों की संख्या जैसे कि आपको बताया है, ए, ई, उ, री, री, री का भी प्लुत हमेशा होगा, ए, ओ, ऐ, औ का भी प्लुत हमेशा होगा। मतलब 9 के 9 जो स्वर है ना, उनका प्लुत तो हो ही सकता है। मतलब रस्व कितने हो गए? 5, प्लुत कितने हो गए? 9, और दीर्घ या तो कितने होंगे? या तो 8 या फिर 7 या 8 होंगे। दीर्घ तो हमेशा 8 रहेंगे। रस्व 5 या 4 हो सकते हैं। कोई हो सकता है कि ली को स्वीकार ही नहीं करें, रस्व 5 या 4 हो सकते हैं। लिकारे प्लुते एवच, ली को केवल प्लुत मान लेंगे तो रस्व 4 ही बच जाएंगे ना फिर, तो यहां तो 8 रहेंगे पूरे के पूरे। रस्व स्वर के अंदर 5 या 4 हो सकते हैं, क्योंकि ली को यदि रस्व नहीं माने, मान लो कोई ली को स्वीकार नहीं करे रस्व के रूप में, तो फिर वहां पर 4 हो सकते हैं। चलो, अनुनासिक अननुनासिक भेदाभ्याम द्विधः वर्णः न। अनुनासिक और अननुनासिक भेद से आपको पता है व्यंजनों में य, व और ल ये 2 प्रकार के होते हैं, र 2 प्रकार का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार से यादयः कति स्मृताः, यादयः कति स्मृताः, यादि, यादि किसको कहा जाता है? यादयः कति स्मृताः, चत्वारश्च यमः स्मृताः, 4 तो यम है। यादि में यवरल 4 और सस 4, 8 को मिलाकर के हम यादि नाम देते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अंदर यादयस्य स्मृता ही अष्टौ पंक्ति आती है, यादि कितने माने गए? 8, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। स्वराः कति, स्वर कितने हैं बताइए? 9, स्वरों की संख्या कितनी है? 9। इसी प्रकार से ऊष्म वर्णानाम क्रमः, ऊष्म वर्णों का क्रम पूछ रहा है। यद्यपि यहां पर ऊष्म वर्ण तो सभी में है, लेकिन ऑप्शन नंबर पहले दंतीय, पहले तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंतीय, शः, ऑप्शन नंबर पहला। पाणिनीय व्याकरणे स्वराः सन्ति, इनमें से देखो, यद्यपि यह प्रश्न पूछा गया है, दीर्घ और प्लुत भी होते हैं, अनुनासिक या अनुनासिक भी होते हैं, उदात अनुदात भी होते हैं, लेकिन उदात अनुदात और स्वरित के रूप में तीनों प्रकार का जो भेद है ना, ये पूरा दे दिया।
इस कारण से सबसे बेहतर आंसर यह होगा, यद्यपि दीर्घ प्लुत अनुनासिक उदात्त अनुदात सब होते हैं, लेकिन सबसे बेहतर आंसर कौन सा हो गया? उदात्त अनुदात स्वरित। इसी प्रकार से ऊष्म वर्ण है वर्तते, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? आपको पता है श श श है, तो इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा हो गया? है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी प्रकार से 27वां, पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते, पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या 63 या 64 स्वीकार की गई है। इसी प्रकार से शंभु मते, भगवान शंभु के मत में कितने वर्ण? 63 चतुष्षष्टि, वही बात है, पाणिनीय शिक्षा के अंदर यह बात कही गई है। तो पाणिनीय शिक्षा का पूछे तो भी 63 64, भगवान शंभु के मत में पूछे तो भी 63 64। इसी प्रकार से णत्व प्रक्रियायाम अयोगवाह वर्णानाम तस्मिन् प्रत्याहारे गणना भवति, णत्व की प्रक्रिया में जो अयोगवाह है, अयोगवाहानाम अट्सु णत्वम, अट प्रत्याहार में किया जाता है जितने भी अयोगवाह है ना प्रक्रिया में। और सर्वदा अचह परम भवति, हमेशा स्वर के बाद में होता है, विसर्ग, अर्धविसर्ग, अनुस्वार, या फिर ये सारे के सारे, ये सारे के सारे विसर्ग, अर्धविसर्ग, अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद में ही होंगे, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से पाणिनीय शिक्षानुसारेण ऊष्मणाम गतयः, ऊष्म वर्णों की कुल के कितनी गतियां हैं? गति अष्टविधमोष्मणः, 8 प्रकार की गतियां ना, 8 प्रकार के जो कार्य, श श श र, उत्व कार्य, विसर्ग, अर्धविसर्ग इत्यादि को मिलाकर के जो 8 गतियां मानी गई है ना, 8 प्रकार की गतियां यहां पे स्वीकार की गई हैं। द्विमात्र स्वरस्य ध्वनि वर्तते, द्विमात्र स्वर की ध्वनि किसकी तरह होगी? देखो, जो एक मात्र रस्व की ध्वनि तो होती है चाश की तरह, चाश पक्षी की तरह, और दूसरा वाय की तरह द्विमात्रिक की, त्रिमात्रिक की होगी सिखी या मोर की तरह, और अर्धमात्रा की होगी नकुल की तरह। 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा और आधी मात्रा। तो यहां पर द्विमात्रा का पूछा है, तो वायसः इव, वायस की तरह। इसी प्रकार से चासवद ध्वनि किसकी होती है? रस्व की। चासवद ध्वनि, चास पक्षी की तरह जो ध्वनि है वो किसकी होगी? रस्व की होगी। इसलिए यहां पर जो 33वां प्रश्न है उसके अंदर ऑप्शन पहला जवाब के रूप में रहेगा। हाँ, चासवद ध्वनि किसकी होगी? ह्रस्व स्वर की होगी। इसी प्रकार से प्लुत ध्वनि ही बहुती, प्लुत ध्वनि किसके बराबर? सिखी, मोर की ध्वनि के बराबर यहां पर रखा गया है क्रमशः। एक से मान लीजिएगा चिड़िया जैसी ध्वनि, कबूतर इत्यादि, कौवे जैसी ध्वनि, या फिर मोर जैसी ध्वनि, ये पक्षियों के आधार पर, और नेवले जैसी ध्वनि इत्यादि। प्लुत को हम किसकी तरह मानेंगे? सिखी की तरह। पराश्रित वर्ण विस्तः, इनमें से पराश्रित वर्ण कौन कौन से हैं? पराश्रित का मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, जिनका नामकरण आगे वाले वर्ण के ऊपर निर्भर हो, जिह्वा मूलीय, उपदमानीय, या फिर ये दोनों, या फिर अनुस्वार और विसर्ग।
कैपौ चापी पराश्रितौ, जिह्वा मूल्य और उपदमानीय को पराश्रित माना जाता है, क्योंकि इनका जो नामकरण है ना, वो पर का मतलब वो बाद वाले के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आगे कैख है तो जिह्वा मूल्य कहलाएगा, आगे यदि पैफ है तो उपधमानीय कहलाएगा। इसी प्रकार से नाम चतुर्नाम पंचमे परे मध्य पूर्व सदृशो वर्ण वर्तते। वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्ण और उनके आगे कोई सा भी 5वां वर्ण, तो डबल रूप में से सेकंड वाला जो रूप है वो क्या कहलाता है? यम कहलाता है। यम की परिभाषा जो सिद्धांत कौमुदी में दी गई है उसके आधार पर यह प्रश्न है। पलिकनी इत्यत्र यमः वर्तते। पलिकनी में यम कौन सा है? जैसे कि आपको पता है ये पहले के आगे पहला और उसके आगे 5वां, तो जो द्वितीय ककार है, सेकंड वाला जो क है, इसको आप यम के रूप में स्वीकार करेंगे। और 38वां है समूह प्रत्याहारयोः असत्य मेलनम वर्तते। समूह और प्रत्याहार का असत्य मिलन स्पर्श वर्णों के लिए यय सही है, अंतस्थ वर्णों के लिए यण सही है, ऊष्म वर्णों के लिए शल, यह भी सही है। लेकिन जस प्रत्याहार चतुर्थ के बजाय तृतीय वर्णों का होता है ना, चतुर्थ के लिए तो झ या घड़ धस झस प्रत्याहार बनता है, इसलिए यहां पर चौथे के लिए क्या बनेगा? झस। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 असत्य पूछ रहा है। इसलिए 39वां अनुनासिक है भवती। इनमें से अनुनासिक कौन होता है? मुख दंत वचन, मुख तालु वचन या मुख नासिका वचन? तो जैसे कि अनुनासिक की परिभाषा आती है मुख नासिका वचनोनुनासिक है, इस आधार पर ऑप्शन नंबर 3। और अंतिम प्रश्न है पाणिनीय शिक्षानुसारेण अचः कति। अब देखो यहां पर 21 ही दे रखा है, 21, 20, 19, 25, 21 या 22 कोई से भी हो सकते हैं संख्या, लेकिन 21 दे रखा है, तो यहां पर स्वरा विंशति रेकश्च के आधार पर 21 ही वर्ण आपको स्वीकार करने होंगे। इस तरह से संज्ञा प्रकरण के प्रसंग में ये जो संस्कृत की वर्णमाला है, वर्णमाला को लेकर के जो हमारा टेस्ट था उसको हमने यहां पर रखा है। धन्यवाद। इस तरह से आज की इस टेस्ट की श्रृंखला के अंदर हमने कुल मिलाकर के 3 पेपर्स को रखा है। इसी प्रकार से कल आगामी कक्षा के अंदर हम कुल मिलाकर के यहां जो वही 3 टेस्ट रखेंगे, जिसमें से 2 टेस्ट तो उच्चारण स्थान के होंगे और 1 टेस्ट हमारा जो यत्न है, यत्नों को लेकर के होगा। कुल मिलाकर के 3 टेस्ट रखेंगे। कल से शेड्यूल हम थोड़ा सा इसको और टाइमली कर लेते हैं आज, क्योंकि पहली बार टेस्ट हुआ था और थोड़ा सा विलंब भी हो गया, क्योंकि 120 प्रश्नों को करने के लिए मुझे लगता है 1 घंटा सफिशिएंट है। 1 घंटे में कर लोगे? किसी को ज्यादा टाइम थोड़ी चाहिए? तो यदि किसी को ज्यादा टाइम लगता हो तो 10 मिनट पहले आ जाए, 7 बजे से पहले आ जाए। जैसे लगता है ना, किसी को लगता है कि मेरे को 1 घंटा कम लग रहा है 120 प्रश्नों को करने में, तो यहां पर 6:45 के आसपास आ जाए, वो सबसे पहले आकर के पेपर हल स्टार्ट कर सकता है। फिक्स 8 बजे से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा, 8 से 9 बजे तक 1 घंटे का शेड्यूल लगभग लगता है मेरे को समय इसके अंदर। जैसे कि मैं देख रहा हूं 1 घंटे का समय सफिशिएंट समय है, जिसके अंदर ये पूरे के पूरे 120 प्रश्नों को हल करवाया जा सकता है। 8 से 9, उसके बाद 5-7 मिनट ऊपर होंगे तो 9, सवा 9 तक जो भी शेड्यूल रहेगा उसके अनुसार। लेकिन आपको रेगुलरिटी रखनी है, किसी भी प्रकार से बीच में कोई भी टेस्ट छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअस रखना है। और ये ध्यान रखें इसमें आपको रोजाना अभ्यास, निरंतर ओएमआर शीट के ऊपर अभ्यास इत्यादि के माध्यम से क्रमिक तौर पर ओएमआर शीट को अन्यथा न लेकर के इसको भरने की एक कोशिश करें। मैं प्रत्येक टेस्ट में आपको पीछे यहां पर रखूंगा ताकि आप उसका समय का सदुपयोग उस हिसाब से भी कर सके। अभी गोल्डन टेस्ट से पहले जितने भी टॉपिक टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट में तो माइनस मार्किंग का सिस्टम नहीं रखेंगे, उसके बाद में फुल टेस्ट के अंदर हम माइनस मार्किंग का ऑप्शन भी रखेंगे, जिसके अंदर आपको उस तरह का अभ्यास भी हो सके, कितने गलत कर रहे हो, कितने सही कर रहे हो इत्यादि को ध्यान में रखते हुए। तो रोजाना शेड्यूल आपको, जैसे भी 3 दिन का शेड्यूल आपको दिया हुआ था, कल तक आगामी शेड्यूल आ जाएगा। ऐसे बीच में एक व्याकरण का, एक साहित्य का टॉपिक, जैसे 3 दिन हम संज्ञा प्रकरण रखेंगे, फिर 1 दिन हम छंद का टॉपिक रखेंगे, फिर हमारा 4 दिन संधि का रहेगा, 4 दिन रहेगा संधि का, क्योंकि ज्यादा है, सिलेबस भी थोड़ा बड़ा है।
4 टेस्ट, 4 दिन रहेंगे संधि के टेस्ट, फिर हम उसके बाद में अलंकार। तो एक टॉपिक व्याकरण का, एक टॉपिक साहित्य का, ताकि आपका दोनों विषय साथ साथ चलते रहें। तो उस हिसाब से जैसे कल और परसों 2 दिन तो हमें संज्ञा प्रकरण के रखेंगे, और फिर नेक्स्ट डे हम जो छंद वाला टेस्ट है, 3 टेस्ट होंगे छंद के, 40-40 प्रश्नों के। प्रत्येक टेस्ट की जो लिमिट है वो 40 क्वेश्चन रख रहे हैं, ताकि एक एवरेज टॉपिक वाइज चलता रहे। ये लेकर के हम क्रमिक तौर पर इनको देखेंगे। किसी प्रश्न पे शंका हो तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, नंदिकेश्वर की भी है, दोनों का नाम एक ही है। नंदिकेश्वर की भी और जयादित्य वामन के ग्रंथ का नाम एक ही है, लेकिन ग्रंथ दोनों अलग अलग हैं। नंदिकेश्वर की काशिका और जयादित्य और वामन, ये 2 हैं, 2 की काशिका, ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं, नाम एक ही, ग्रंथ अलग अलग हैं। ठीक है।